नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात चक दे इंडिया की। टोक्यो ओलंपिक में छाई हमारी बेटियां। टोक्यो ओलंपिक से जो खबर आज निकल करके सामने आई है उससे आप कहेंगे कि हिंदुस्तान का परचम बुलंद है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बेटियां वहां पर छाई हुई हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का धमाकेदार प्रदर्शन वहां पर दिखाई दिया। भारत ने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया और जीत के साथ ही 1980 के बाद पहली दफा सेमीफाइनल में महिला टीम पहुंची है और विश्व की दूसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया के सामने जबरदस्त खेल वहां पर देखने को मिला। 9वें नंबर की भारतीय महिला टीम ने जज्बा वहां पर दिखाया। भारत की गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में डायरेक्ट फ्लिक से गोल दागा। सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा और कल ही पुरुष हॉकी टीम भी 49 साल बाद पहुंची है ओलंपिक में सेमीफाइनल में और इस जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि हॉकी में लौट रहा है भारत का गोल्डन एरा। लगातार ये कहा जाता है कि हॉकी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती या फिर विलुप्त होती जा रही थी। अब ये आस एक बार फिर से जगी है और इस जीत ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हॉकी में जो भारत का गोल्डन एरा था वो फिर से वापस लौट करके आ रहा है। बड़ी खबर है, खुशखबरी टोक्यो ओलंपिक से निकल कर के सामने आई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियां छाई हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का धमाकेदार वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिला और भारत ने 3 बार की चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। 3 बार की चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कि बहुत मजबूत टीम है हॉकी में ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन भारत ने उसे भी 1-0 से हरा दिया और जीत के साथ ही 1980 के बाद ये पहली मर्तबा है जब सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम पहुंची है और विश्व की दूसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया के सामने जबरदस्त खेल वहां पर हिंदुस्तान ने दिखाया। 9वें नंबर की भारतीय महिला टीम ने अपना जज्बा वहां पर दिखाया और उसका नतीजा आप सबके सामने है। भारत की गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में डायरेक्ट फ्लिक से गोल दागा और सेमीफाइनल में भारत का सामना अब 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होना है। सेमीफाइनल का मुकाबला है भारत का 4 अगस्त को अर्जेंटीना से। उम्मीद लगातार यही कि सेमीफाइनल का मुकाबला जीत करके फिर आगे बढ़े मेडल की तरफ टीम इंडिया। कल ही पुरुष हॉकी में आपने देखा कि 49 साल के बाद टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल के राउंड में पहुंची है और इस जीत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हॉकी में हिंदुस्तान का गोल्डन एरा वापस लौट करके आ रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है। ये खबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई बैठक। दोपहर का वक्त है। अब से करीब आधे घंटे के बाद ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेश के रेलवे के कार्यों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी सांसद इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और रेल मंत्री और साथ में बोर्ड के चेयरमैन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। अब किन किन बातों को लेकर चर्चा इस बैठक में होती है उस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बैठक बुलाई जो अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। आधे घंटे के बाद प्रदेश के रेलवे के कार्यों पर चर्चा होगी। प्रदेश के जो रेलवे कार्य हैं उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है उसी को लेकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिकारियों से फीडबैक लेने का काम एक तरीके से लोकसभा स्पीकर करेंगे। प्रदेश के सभी सांसद इस बैठक का हिस्सा होंगे। जो बैठक बुलाई गई है स्पीकर के द्वारा 12:30 बजे, उस बैठक में प्रदेश के सभी जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन भी बैठक में मौजूद होंगे। इस बैठक पर लगातार नजर है। आधे घंटे के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। क्या कुछ होता है उस पर लगातार अपडेट आपको देंगे। पूरे प्रदेश में छा गया मानसून। 24 घंटे में 20 से अधिक स्थानों पर भारी बारिश से ज़्यादा बारिश हुई है। ये कहा जा रहा है कि भारी से अति भारी बारिश हुई। 24 घंटे का ये कहा जा रहा है कि 20 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में मानसून छा गया है। इसी का इंतजार हालांकि हो रहा था। पहले राहत अब आफत। लगातार जो बारिश हो रही है वो बन गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में बारिश का औसत बढ़ा 7% और अब प्रदेश में हो चुकी है 241.92 मिलीमीटर बारिश। प्रदेश में अब सामान्य से सिर्फ 5% कम बारिश है। अभी जो आंका जा रहा है उसके बाद ये कहा गया कि प्रदेश में अब सामान्य से सिर्फ 5% कम बारिश है इस वक्त। दूसरी ओर बिसलपुर बांध से भी आई राहत देने वाली खबर। भीलवाड़ा, अजमेर और बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। बिसलपुर बांध में 24 घंटे में 9 सेमी पानी की आवक हुई है। बिसलपुर बांध का लेवल पहुंचा 309.50 RL मीटर पर।
अब जो लगातार बारिश, पहले तो मानसून सक्रिय नहीं हुआ, इंतजार ये किया गया कि मानसून पूरे प्रदेश में कब जाकर सक्रिय होगा, इसका इंतजार हुआ, इंतजार खत्म हो गया है। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। 24 घंटे में 20 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी से अति भारी बरसात हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में बारिश का औसत 7% बढ़ा है और अब प्रदेश में 241.92 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब सामान्य से 5% कम बारिश सिर्फ बाकी रह गया है। दूसरी ओर बीसलपुर बांध से भी राहत वाली खबर निकल कर के सामने आई है कि भीलवाड़ा, अजमेर और बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का असर दिखा। बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 9 सेमी पानी की आवक हुई है। बीसलपुर बांध का लेवल 309.50 आरएल मीटर पर पहुंच गया है, जो कि अच्छी खबर है। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को बड़ा झटका लगा है। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को झटका लगा, ये बहुत बड़ा झटका प्लांट के लिए। थर्मल की पहली इकाई की ट्यूब लीकेज हुई। ट्यूब लीकेज होने से बिजली उत्पादन ठप हो गया। लोड डिस्पैच की वजह से दूसरी इकाई को शनिवार को बंद किया गया था और अब पहले इकाई भी धोखा दे गई है। 1 महीने पहले ही मरम्मत का काम हुआ था। लाखों खर्च करने के बाद भी ट्यूब को लेकर यह खबर है कि लीकेज वहां पर देखी जा रही है। दोनों इकाइयों के बंद होने से करोड़ों का नुकसान और एक यूनिट में 24 घंटे में होता है 144 लाख यूनिट का उत्पादन। अब ये बड़ा झटका हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर हमने आपको समझाई। एक बार फिर से बताते हैं कि झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को बड़ा झटका लगा है। थर्मल की पहली इकाई की ट्यूब लीकेज हुई। ट्यूब लीकेज होने से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। परेशानी वाली बात, लोड डिस्पैच की वजह से भी दूसरी इकाई को शनिवार को ही बंद कर दिया गया था और अब पहले इकाई ने भी धोखा दे दिया है। 1 महीने पहले ही मरम्मत का कार्य हुआ था, लेकिन आप समझिए कि लाखों खर्च के बाद भी ट्यूब हो गई लीकेज। दोनों इकाइयों के बंद होने से करोड़ों का नुकसान। एक यूनिट में 24 घंटे में 144 लाख यूनिट का उत्पादन होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लॉस है, एक झटका है प्लांट के लिए। स्मार्ट मीटर को लेकर छिड़ी बहस। स्मार्ट मीटर जिसको लेकर बहस छिड़ गई है। राजस्थान समेत कई राज्यों में किया जा रहा विरोध। स्मार्ट मीटर को लेकर एक अलग बहस इस वक्त छिड़ी है और साथ ही राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोध इसका किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाते ही विद्युत कंपनियों की चांदी और इसी बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी माना कंपनियों की प्रति उपभोक्ता मीटर आय बढ़ी 200 से 500 रुपए प्रति महीने और देश भर में अभी तक लग चुके 25 लाख स्मार्ट मीटर, जबकि 81 लाख मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। ये लक्ष्य है। अभी तक 25 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, देश भर का ये डेटा है। और साथ ही जानकारी ये कि 80 लाख मीटर लगाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, ये टारगेट है। लेकिन मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच में इसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है। बहस ये कि मनमानी हो रही है इस स्मार्ट मीटर के जरिए। राजस्थान समेत कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। राजस्थान के अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाते ही विद्युत कंपनियों की चांदी हो गई और इसी बीच में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी ये माना है कि कंपनियों की प्रति उपभोक्ता मीटर आय बढ़ी 200 से 500 रुपए प्रति महीने और देश भर में अब अभी तक 25 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और साथ ही टारगेट है 81 लाख मीटर लगाने की। इसकी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर हो रही है, लेकिन अब इस बहस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या राजस्थान में पड़ेगी वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की दरकार? ये बड़ा सवाल भी है कि क्या राजस्थान में पड़ेगी वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की दरकार। वैक्सीन की कमी के चलते अभियान नहीं पकड़ पा रहा तेजी। वैक्सीन की अभी भी कमी है। सरकार केंद्र की बार बार ये कह रही है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, अलग अलग राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से खबर है कि वैक्सीन की कमी के चलते अभियान जोर नहीं पकड़ पा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ 14 लाख लोग चिन्हित किए गए थे। अब तक करीब 2 करोड़ 45 लाख को लगी वैक्सीन की फर्स्ट डोज, पहली डोज, जबकि करीब 72 लाख को लगी अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। राज्य में करीब 30 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगने का इंतजार है। राज्य के करीब 30 लाख लोगों को अभी भी सेकेंड डोज लगने का इंतजार है। वो इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन की आपूर्ति हो तो जाकर के वो सेकेंड डोज लगवा पाएं। करीब 2 करोड़ 77 लाख लोगों को अब भी पहली वैक्सीन का इंतजार है। अब जो ये इतना बड़ा आंकड़ा है उसको कब तक छू लिया जाएगा, कब तक वैक्सीनेट किया जाएगा, इसका भी इंतजार है।
ऐसे में चिकित्सकों के बीच शुरू हुई बूस्टर डोज को लेकर चर्चा। अब ऐसे में जो पहली डोज के लिए भी बड़ी संख्या में लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, दूसरी डोज के लिए लोगों का इंतजार लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में चिकित्सकों के बीच में बूस्टर डोज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चिकित्सकों के मुताबिक कई स्टडी में ये बात निकल कर के सामने आई है कि वैक्सीनेशन के बाद 9 से 12 महीने तक बनी रहती है एंटीबॉडी और इसके बाद धीमे धीमे कम हो जाती है एंटीबॉडी। और साथ ही ऐसे में अगर 1 साल में समाप्त नहीं हुआ संपूर्ण वैक्सीनेशन अभियान तो फिर उन्हें लगानी होगी बूस्टर डोज। ये चिकित्सक कह रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले लक्षित लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो टारगेट रखा गया है, जो लक्षित लाभार्थी हैं उनको वैक्सीनेट कर पाना बहुत ज़रूरी है, करना ही होगा, क्योंकि तीसरी लहर के संकेत उसके बीच में बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब वैक्सीन की भारी किल्लत है, अब ये किल्लत कब जाके पूरी होगी, कब भरेगी, इसको लेकर कोई खबर नहीं कि राजस्थान में वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की दरकार पड़ेगी। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते अभियान जोर नहीं पकड़ पा रहा है और 18 साल से अधिक उम्र के 5 करोड़ 14 लाख लोग अभी तक चिन्हित किए गए थे। अब तक करीब 2 करोड़ 45 लाख को लगी वैक्सीन की पहली डोज और साथ में 72 लाख को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है और राज्य में करीब 30 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगाने का इंतजार है और साथ ही 2 करोड़ 77 लाख लोगों को अब भी पहली वैक्सीन का इंतजार है। और ऐसे में चिकित्सकों के बीच में बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चिकित्सकों के मुताबिक कई स्टडी में बात निकल करके सामने आई है, वैक्सीनेशन के बाद 9 से 12 महीने तक एंटीबॉडी बनी रहती है और इसके बाद धीमे धीमे एंटीबॉडी कम होती जाती है। ऐसे में अगर 1 साल में समाप्त नहीं हुआ पूरा जो अभियान है वैक्सीनेशन का तो फिर उन्हें लगानी होगी बूस्टर डोज। लेकिन उससे पहले जो लक्षित लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का जो काम है वो पूरा करना होगा, उसके बाद ही बूस्टर डोज के बारे में सोचा जा सकता है। इसको लेकर चिकित्सक अपने स्तर पर फिलहाल मंथन कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेताजी पर उम्र का असर, एक सीनियर नेताजी पर उम्र का असर दिखाई दे रहा है। 75 पार हो चुके इन नेताजी का स्वभाव है बड़ा ही निराला। अब ये खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं कि एक सीनियर नेताजी पर उम्र का असर दिखाई दे रहा है। 75 पार हो चुके इन नेताजी का स्वभाव बड़ा ही निराला है। कब क्या बोल जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता और जिधर दिखते हैं उधर होते नहीं और जिधर होते हैं उधर दिखते नहीं। कांग्रेस में जैसे ही कुछ हलचल होती वैसे कर देते बयानों की बौछार। कई बार कर चुके सरकार गिरा देने जैसी कई बड़ी बातें भी। अब खुद की पार्टी के नेताओं के मन में कई सवाल उठ रहा है, नेताजी को ऐसा दिव्य ज्ञान कहां से होता है प्राप्त। अब जो खुद की पार्टी के तमाम नेता हैं उनके बीच में ये सवाल है, चर्चा इस बात को लेकर कि नेताजी को ऐसा दिव्य ज्ञान आखिर कहां से प्राप्त होता है। अब ये नेताजी अपने स्वभाव को लेकर चर्चा में हैं, इनको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि 75 पार हो चुके इन नेताजी का स्वभाव बड़ा ही निराला है। कब क्या बोल जाए इसका किसी को भी अंदाजा नहीं हो पाता है। जिधर दिखते हैं उधर ये होते नहीं और जिधर होते हैं उधर होते नहीं, उधर दिखते नहीं। कांग्रेस में जैसे ही कुछ हलचल दिखाई देती है, महसूस होती है, वैसे ही बयानों की बौछार ये कर देते हैं और कई मर्तबा कर चुके सरकार को गिरा देने तक की बड़ी बातें भी। अब खुद की पार्टी के नेताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, नेताजी को ऐसा दिव्य ज्ञान आखिर कहां से प्राप्त होता है, उनकी ही पार्टी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। दौसा से बड़ी खबर है, सिंगवाड़ा अंडरपास में पानी भर गया है। गांव का दौसा से पूरी तरीके से संपर्क कर चुका है। बड़ी खबर आपके सामने, भारी बारिश और इसी बीच में खबर ये कि सिंगवाड़ा अंडरपास में पानी भरा, गांव का दौसा से पूरी तरीके से जो संपर्क था वो कट चुका है। देखिए तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कार और ट्रैक्टर निकालने के चक्कर में पानी वापस फंस गया। अब पानी भरने की वजह से कितनी परेशानी यहाँ पर, आप सोचिए। बारिश और अंडरपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर पानी भर गया है। खबर ये कि गांव जो है उसका दौसा से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है, कट चुका है। कार और ट्रैक्टर को निकालने के चक्कर में ये पानी यहाँ पर भर गया और पानी में एक युवक के फंसे होने की भी आई थिंक तस्वीरें जो आ रही हैं वहाँ से, उसमें युवक दिखाई दे रहा है। ये अंडरपास की तस्वीर। दौसा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गांव जो है उसका दौसा से संपर्क कटा, लगातार बारिश और बारिश के बाद के हालात हैं। सिंगवाड़ा अंडरपास में पानी भरने की वजह से ये तस्वीरें उभर करके सामने आई हैं। अब ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा क्यों हो गई ये भी सवाल अपने आप में, लेकिन खबर ये है कि कार और ट्रैक्टर को निकालने के चक्कर में पानी में फंसे।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में फिर से महागठबंधन की सुगबुगाहट, उत्तर प्रदेश में फिर से महागठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। अखिलेश कर रहे अमली जामा पहनाने की लगातार कवायद और साथ ही सपा, कांग्रेस, बसपा समेत छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश लगातार हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। तभी कांग्रेस बसपा को अखिलेश ने इशारों पर पूछा, कांग्रेस बसपा को तय करना है कि उसकी लड़ाई भाजपा से है या फिर सपा से। अखिलेश के अनुसार यूपी में सभी छोटे दलों के लिए सपा के द्वार हमेशा खुले, वहीं चाचा शिवपाल को भी वापस साथ लाने के लिए हर प्रयास को तैयार है अखिलेश। वैसे शिवपाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है और यूपी में अखिलेश के ऑफर का आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है असर भी। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश की जो कवायद वहां पर चल रही है, अखिलेश का जो ऑफर वहां पर है, उसका आगामी दिनों में कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर से महागठबंधन की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। जो कवायद हो रही है अखिलेश के द्वारा, वो कवायद क्या आगे बढ़ पाती है? क्या महागठबंधन चुनाव में उतरेगा या फिर सभी पार्टियां, जिस तरीके से बसपा ने भी कहा कि यूपी के इलेक्शन में अकेले ही मैदान में बसपा उतरेगी, अब जो अखिलेश ने ऑफर दिया है इशारों में कांग्रेस को, बसपा को, क्या उस ऑफर पर अमल ये दोनों ही पार्टियां करती हैं? जो क्षेत्रीय और भी छोटे छोटे दल हैं, क्या वो इस ऑफर पर अमल करते हैं? इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और आने वाले इलेक्शन में क्या होता है, सभी अकेले लड़ते हैं या फिर जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर ये पार्टियां सभी साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं? इंतजार लगातार सभी को है। पूर्वोत्तर में तेजी से बदल रहा राजनीतिक घटनाक्रम। पूर्वोत्तर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि हर दिन घटनाक्रम वहां पर बदल रहे हैं, तब्दीलियां हो रही हैं राजनीतिक तौर पर। असम में फिर से भाजपा कांग्रेस में तोड़फोड़ का प्रयास कर रही है। मणिपुर कांग्रेस में भी चुनाव से पहले विभाजन की खबरें हैं। वैसे पीके अगर कांग्रेस में आते तो स्थानीय नेताओं का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पीके की टीम त्रिपुरा के साथ करेगी मणिपुर में भी काम। और ऐसे में पीके की 23 सदस्यीय आई-पैक टीम त्रिपुरा में सर्वे भी कर रही है। वहीं टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भी त्रिपुरा के नेताओं के लिए शुरू किया है कैंपेन। इसका नतीजा ये निकला है कि कई छोटी बड़ी पार्टी के नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं और ममता कांग्रेस में एकजुटता बनती तो भाजपा के लिए पूर्वोत्तर पर झटका लगेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ममता और कांग्रेस में अगर एकजुटता बनती है तो फिर भाजपा के लिए पूर्वोत्तर की राह आसान नहीं रहने वाली है। पूर्वोत्तर पर एक झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब इससे भी बचने के लिए भाजपा के पास क्या रामबाण है, क्या तरीका है, इसको लेकर भी भाजपा अपने स्तर पर मंथन शुरू कर चुकी है। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर के लिहाज से। पूर्वोत्तर में तमाम राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। असम में फिर से भाजपा कांग्रेस में कर रही तोड़फोड़ की कोशिश और मणिपुर कांग्रेस में भी चुनाव से पहले विभाजन की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। वैसे पीके को लेकर ये कहा जा रहा है कि पीके अगर कांग्रेस में आते तो स्थानीय नेताओं का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पीके की टीम त्रिपुरा के साथ साथ मणिपुर में भी काम करेगी। ऐसे में पीके की 23 सदस्यीय आई-पैक टीम त्रिपुरा में सर्वे भी कर रही है। वहीं टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भी त्रिपुरा के नेताओं के लिए शुरू किया कैंपेन और इसका नतीजा ये निकला कि कई छोटी बड़ी पार्टी के नेता टीएमसी का दामन लगातार थाम रहे हैं। और ममता कांग्रेस में अगर एकजुटता बनती है तो फिर भाजपा के लिए पूर्वोत्तर की राह मुश्किल हो सकती है। महंगाई का स्थायी करंट, बिना बिजली जलाए भी देना होगा 800 रुपए स्थायी शुल्क। अब ये देखिए, महंगाई का स्थायी करंट हम क्यों कह रहे हैं, खबर समझिए। बिना बिजली जलाए भी देना होगा 800 रुपए स्थायी शुल्क। घरेलू इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर भी डाला गया भार। यूनिट उपयोग के बजाय कनेक्शन लोड के हिसाब से वसूलेंगे शुल्क। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने RERC में लगाई थी टैरिफ याचिका और तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही लागू हो जाएगा फैसला। अब इसको लेकर जो आम लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही महंगाई से परेशान, ऊपर से बिजली को लेकर ये आफत वाली खबर। 5 साल में 4 जदयू अध्यक्ष, 5 साल लेकिन 4 जदयू के अध्यक्ष हो गए। एक बार फिर जदयू ने बदला अपना अध्यक्ष। अब की बार लल्लन सिंह को सौंपी जदयू ने कमान। नीतीश के विश्वस्तों में से एक माने जाते हैं लल्लन सिंह। 5 साल में पार्टी की कमान संभालने वाले लल्लन चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे हाल ही में पार्टी में लौटे उपेंद्र कुशवाहा को भी माना जा रहा था दावेदार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नीतीश के लव कुश समीकरण में उपेंद्र की बड़ी भूमिका रही। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी। लव कुश की धारणा को बदलने के लिए ही लल्लन सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और नीतीश कुमार ने ऐसा करके सवर्ण मतदाताओं को भी अपना संदेश साफ तौर से दे दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मंथन काफी हुआ, इस पर विचार विमर्श भी किया गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उससे हट करके लल्लन सिंह को 5 साल में चौथे अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंप दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इटावा में खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक लगातार जारी है। इटावा में स्थितियां बिगड़ रही हैं अलग अलग इलाकों में। ये खबर है कि इटावा में खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक लगातार जारी है। करीब 8 फीट पानी की चादर वहां पर चल रही है। 50 घंटे से अवरुद्ध है स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग और साथ ही राजस्थान का एमपी से भी संपर्क कर चुका है। चंबल की कैथुदा की झर्रेर पुलिया पर चल रही 3 फीट पानी की चादर और खातौली कैथुदा सवाई माधोपुर मार्ग 15 दिनों से अवरुद्ध है। साथ ही वाया माखीदा होकर के सवाई माधोपुर लोग पहुंच रहे हैं, वाहन पहुंच रहे हैं। 12 दिल्ली 12 जयपुर बसें भी माखीदा होकर के ही संचालित हो रही हैं। आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लंबा वक्त हो गया, कई दिन गुजर गए हैं, मार्ग अवरुद्ध है। जिन रास्तों से होकर के लोग आवागमन करते थे वो अब बाधित हो चुका है, लोग परेशान हैं। राजस्थान का एमपी से भी खबर यह है कि संपर्क कर चुका है। 50 घंटे से स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुरा राजमार्ग अवरुद्ध है, इसलिए भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चंबल की कैथुदा की झर्रेर पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चल रही है, ये जानकारी वहां से है। खातौली कैथुदा सवाई माधोपुर मार्ग 15 दिनों से अवरुद्ध है, बंद है। और साथ ही वाया माखीदा होकर के सवाई माधोपुर लोग पहुंच रहे हैं, वाहन तमाम पहुंच रहे हैं। साथ ही 12 दिल्ली 12 जयपुर बसें भी माखीदा होकर के ही संचालित हो रही हैं। आम लोगों की परेशानियां बारिश के चलते बढ़ गई। कोरोना के चलते छात्रों को बड़ी राहत। कोविड के चलते छात्रों को बड़ी राहत, ये बड़ी खबर है। आरयू समेत अन्य यूनिवर्सिटीज में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस। ये खबर छात्रों के लिहाज से उनके अभिभावकों के लिए भी ये राहत वाली बात है कि कोरोना के चलते चलिए थोड़ी सी राहत तो मिली कम से कम छात्रों को। आरयू समेत अन्य यूनिवर्सिटी में इस साल भी फीस नहीं बढ़ेगी। पिछले साल उच्च शिक्षा विभाग ने फीस ना बढ़ाने का निर्देश दिया था और इस साल भी हालात देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर साल बढ़ती थी 10% फीस। एडमिशन, परीक्षा, रिवैल्यूएशन समेत सभी फीस में इजाफा होता था। 10 अगस्त तक सरकारी कॉलेजों में शुरू हो सकते हैं एडमिशन, ऐसी भी खबर है। लेकिन फीस बढ़ोतरी को लेकर जो चिंता होती थी वो चिंता अभी नहीं, क्योंकि कोविड के चलते फीस बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया है। पटवारी भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपके सामने विवाहिता महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। पटवारी भर्ती से जुड़ी हुई ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर। 24 अक्टूबर करवा चौथ के दिन महिलाओं को नहीं होगी परेशानी। 24 अक्टूबर को करवा चौथ और इस दिन महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में फैसला लिया है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि तय की 23 अक्टूबर को, ताकि परीक्षा के अगले दिन वो कर सके करवा चौथ का व्रत भी। ये उनके तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया गया है। 24 अक्टूबर को होगी सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा। 5,03,510 महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं इस भर्ती में। अब उन सभी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया जो विवाहित महिला हैं उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 24 को करवा चौथ है, ऐसे में फास्ट होता है, व्रत है, और इसीलिए भी ये फैसला सामने बता दिया गया है कि सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तिथि 23 अक्टूबर को तय की गई है, ताकि परीक्षा के अगले दिन वो करवा चौथ का व्रत भी कर सकें। और 24 अक्टूबर को सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। 5,03,510 महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं इस भर्ती में और इसीलिए भी ये फैसला बहुत अहम है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद केरल से कहां हुई चूक। अब ये खबर है कि सब कुछ जब ठीक दिखाई दे रहा था, ठीक होने के बावजूद भी केरल से कहां हुई चूक। केरल को लेकर ये खबर है कि केरल में अचानक क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा कोरोना। केरल में अचानक कहाँ चूक हो गई है, क्योंकि सब कुछ स्थितियां नियंत्रण में दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से केरल में कहां पर चूक हो गई इसको लेकर अब विचार किया जा रहा है। केरल में अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हालात कैसे हो गए, कोरोना कैसे हो गया, बड़ा सवाल आप देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार केसेस में उछाल हो रहा है केरल में। प्रदेश में लगातार 20-22 हज़ार केस हर रोज निकल करके सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना का सबसे बेहतर प्रबंधन करने वाले राज्यों में से एक था केरल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोंगल के लिए दी गई खुली छूट एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी गलती शायद के शैलजा को फिर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करना भी एक
खामी कहीं ना कहीं हो सकती है। ये खबर भी है कि दूसरी गलती शायद के शैलजा को लेकर भी, और इसके अलावा क्योंकि शैलजा ने कोरोना का पहला केस मिलने से ही निपटारे की बनाई थी नीति और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने के बावजूद के शैलजा को मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरी बड़ी गलती ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है शैलजा को जिम्मेदारी वहां पर नहीं दी गई, इसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट में। हालांकि शैलजा की जगह ये जिम्मेदारी दी गई वीना जॉर्ज की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सफल और प्रभावित तरीके से लड़ने वाली शैलजा को हटाने का तर्क समझ से परे है। अब जो हालात वहां पर उभर करके सामने आ रहे हैं वो चिंता वाली बात है, न सिर्फ केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, जहां पर स्थितियां नियंत्रण में दिखाई दे रही थी। कोविड के केसेस में लगातार कमी, जो ग्राफ था वो गिरता हुआ जा रहा था। ऐसे में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि केसेस में उछाल देखा जा रहा है। लगातार राज्य से जो केसेस का आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। केरल में स्थितियां अब लगातार बिगड़ रही हैं, इस पर भी ठोस रणनीति की आवश्यकता है, कदम उठाने की आवश्यकता है। अब कोरोना का प्रबंधन शुरुआत से लेकर के दूसरी लहर में बेहतरीन था केरल में, लेकिन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हालात क्यों हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार 20 से 22 हज़ार केस हर रोज निकल करके सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना का सबसे बेहतर प्रबंधन जो राज्य कर रहे थे उनमें केरल भी शुमार था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पोंगल के लिए जो खुली छूट दी गई है वो भी एक बड़ी वजह है। साथ में शैलजा पर भरोसा नहीं किया गया, उसको लेकर भी एक गलती हो सकती है कि केसेस में इजाफा मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि शैलजा ने कोरोना का पहला केस मिलने से ही निपटारे की पूरी नीति बनाई थी। अब इसको लेकर भी कह रहे हैं कि सफल और प्रभावित तरीके से लड़ने वाली शैलजा को हटाने का तर्क क्या है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके तहत केरल से जो केस निकल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं हिंदुस्तान के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।